तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक्स ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन से शुरू कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ कंपाइलर, ठीक है। अब बेसिक्स ऑफ कंपाइलर क्या होता है? एक हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है। ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज लेगा और इसकी लो लेवल लैंग्वेज बना के दे देता है, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज को हम बोल देते हैं सोर्स कोड, और जो लो लेवल लैंग्वेज हमारी एज आउटपुट आती है उसको बोल देते हैं टारगेट कोड, ठीक है। और ये हमने एज इनपुट दी है और ये हमें एज आउटपुट मिली है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इट टेक्स हाई लेवल लैंग्वेज और सोर्स कोड एज एन इनपुट एंड प्रोवाइड्स लो लेवल लैंग्वेज और टारगेट कोड एज अ आउटपुट या फिर एज एन आउटपुट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये कितने टाइप के होते हैं? ये हमारे पास जनरली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ये देख लेते हैं। टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, पहला कंपाइलर हो गया जिसके ऊपर हमें पूरी चर्चा करनी है। दूसरा हमारा इंटरप्रेटर हो गया जो मोस्टली हम लोग जावा में देखते हैं। तीसरा हमारा असेंबलर हो गया, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर हमें एक सोर्स कोड लेगा, उसको कंपाइल करेगा, वहां से एक टारगेट कोड बनता है, वो टारगेट कोड फिर असेंबलर के पास जाता है और फिर वो एक मशीन कोड में बदलता है। वहीं इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर दोनों काम एक साथ करता है और फिर आउटपुट देता है। असेंबलर क्या करता है? एक असेंबली लैंग्वेज का कोड लेता है, उसको इनपुट की तरह लेगा और आउटपुट पे हमें मशीन कोड दे देगा जिसको हम बोलते हैं रीलोकेटेबल कोड भी, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारा जो कंपाइलर है उसके बारे में देखना चाहें तो क्या होता है, इधर से हटा देते हैं इसको। तो हमारा कंपाइलर क्या करता है? ये हमारा कंपाइलर है, ये हाई लेवल लैंग्वेज या फिर सोर्स कोड लेगा, टारगेट कोड बनाता है। इसको हम एक और चीज बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड भी बोला जाता है। ये इंटरमीडिएट कोड क्या होता है? ये इंटरमीडिएट कोड या फिर टारगेट कोड बोल दीजिए, इधर आएगा, इस पे आप इनपुट प्रोवाइड करोगे और आपको मिलता है आउटपुट, ठीक है। ये तो हमारा कंपाइलर का काम है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर आपका यहीं पे सोर्स कोड ले लेगा और यहीं पे आपका इनपुट भी ले लेगा और वो आपको टारगेट कोड प्रोवाइड करेगा या फिर बोल दो सीधा आउटपुट, ठीक है। तो क्या डिफरेंस आया इसमें? इसमें ये डिफरेंस आया, कंपाइलर को इंटरमीडिएट कोड बनाना पड़ता है, लेकिन वही इंटरप्रेटर को इंटरमीडिएट कोड बनाने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली आपको आउटपुट दे सकता है। तो अगर हम इसको थ्योरेटिकल देखते हैं तो क्या देखते हैं? कंपाइलर टेक सोर्स कोड as input and produces the target code as output। तो उसमें इनपुट पे क्या लिया? सोर्स कोड लिया, आउटपुट पे हमारा टारगेट कोड बना दिया। If this target code is an executable code, then it will called by the user to process the input for producing the output। अगर ये टारगेट कोड हमारा एक एग्जीक्यूटेबल कोड है, अगर हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो क्या करेंगे? ये यूजर बुलाएगा अपने पास, उस पे इनपुट चढ़ाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। कंपाइलर एग्जीक्यूट्स द एंटायर कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब कंपाइलर
पूरा कोड टॉप से बॉटम कंपाइल करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। इफ एनी अकर एरर एट एनी पॉइंट ऑफ गिवन टाइम, ऑल ऑफ देम विल बी गिवन एट द लास्ट। तो अगर कंपाइलर में कभी भी, सपोज करो ये हमारा कोड है कंपाइलर का और यहाँ पे एरर आ रहा है, इस ऐसे नहीं लाइन नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। आप सपोज कर लो लाइन नंबर 4 पे हमारा एरर आ रहा है, तो वो लाइन नंबर 4 पे नहीं बताएगा, वो जब पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा तब बताएगा लाइन नंबर 4 पर आया है, 5 पर आया है, 7 पे आया, 8 पे आया है। जितनी भी लाइन में आपका एरर आएगा वो लास्ट में आपको बता देता है। ठीक है, क्या पढ़ा अभी तक हमने? कंपाइलर एग्जीक्यूट्स द एंटायर कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम at a time. If any error occurs at any line, all of them will be given at a time. एक ही समय पे आपको बताए जाएंगे। The error diagnosm in compiler is difficult compared to interpreter. तो अगर हम कंपेयर करें दोनों में, यहाँ पे एरर को डायग्नाइज करना मतलब रेक्टिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। वो क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे। The execution process by compiler is slower than the interpreter. तो हमने दो चीजें देखी, यहीं पे लिख लेते हैं, एरर और एग्जीक्यूशन। ठीक है, कंपाइलर में ये भी एक डिसएडवांटेज है, कंपाइलर की बात करें, इंटरप्रेटर की बात करें तो ये एडवांटेजेस की तरह दिया है। ये स्लोअर होता है, ये फास्टर होता है, मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उस पर ठीक है, जो गंदी गंदी चीजें उस पर क्रॉस है। बट ऑपरेशन आउटपुट जनरेशन बाय कंपाइलर इज फास्टर। तो अगर हम कभी भी ऑपरेशन बोल रहा हूँ, आउटपुट जनरेट करेंगे तो वो कंपाइलर में जल्दी जनरेट होगा, लेकिन इंटरप्रेटर में धीरे जनरेट होगा। As compiler produce the intermediate code, this has to store in main memory. अब मेन मेमोरी में भी जगह लेगा कंपाइलर आपका, क्यों लेगा मेन मेमोरी की जगह? क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट कोड हमारे पास दे रखा है, इसको आपको फिर प्रोसेस एक जगह स्टोर करना पड़ेगा। जब आपके पास इनपुट आ जाएंगे तब हम इसको टारगेट कोड पे चलाएंगे, लेकिन वही इंटरप्रेटर में हमारे पास कोई इंटरमीडिएट कोड बन ही नहीं रहा है। It has to be stored in the main memory, hence it requires more memory than interpreter. Compiler is offline process. Compiler को एक offline process इसलिए बोला गया क्योंकि आपको ये इंटरमीडिएट कोड पहले मेन मेमोरी में लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, सब एक ही समय पे हो रहा है, तो इसलिए इसको ऑनलाइन बोल दिया गया है और कंपाइलर को ऑफलाइन बोल दिया गया है। इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो उसकी थ्योरी तो हमने जान ली है, समझ लिया है कॉन्सेप्ट क्या है इंटरप्रेटर का, कि सोर्स कोड लेगा, इनपुट भी लेगा, साथ में आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा। इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करता है। इंटरप्रेटर इट टेक्स द सोर्स कोड एट इनपुट एंड प्रोड्यूसेस द डायरेक्ट आउटपुट। तो उसने सोर्स कोड लिया इनपुट पे और उसने डायरेक्ट आउटपुट दे दिया। इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी इंटरमीडिएट लैंग्वेज और कोड, हैंस रिक्वायर्ड लेस मेमोरी। ये आपका कम मेमोरी लेगा एज कंपेयर टू कंपाइलर। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट कोड कुछ भी चीज इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होता है इंटरप्रेटर में। द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन। अब हमारा जब कंपाइलर की बात हो रही थी तो कंपाइलर पूरा कोड टॉप टू बॉटम कंपाइल करता था एक साथ, एक ही बारी में। लेकिन वहीं जब हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है और देखता है कि कहीं किसी लाइन में गलती तो नहीं है। अगर किसी भी लाइन में गलती हो जाती है तो वो वहीं पे रुक जाएगा, उसके बाद में आगे बढ़ेगा। ठीक है, द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन। इफ एनी एरर अकर एट एनी लाइन, इमीडिएटली दैट एरर विल बी प्रोड्यूस्ड अंटिल वी रिजॉल्व इट। जैसे ही कोई एरर अकर होगा किसी भी लाइन पे, इंटरप्रेटर उसको तब ही एग्जीक्यूशन रोक देगा और बोलेगा भाई इसको पहले रिजॉल्व करो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। At any line, immediately that error will be produced until we resolve that.
एरर, द इंटरप्रेटर विल नॉट मूव टू द नेक्स्ट लाइन। जब तक वो एरर हम लोग रिजॉल्व नहीं कर देते हैं, इंटरप्रेटर अगली लाइन पे नहीं जाएगा। एरर डायग्नोसिस इज इजी बाय इंटरप्रेटर। द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट each statement line by line and simultaneously simultaneously process the input। ठीक है, तो क्या करता है वो लाइन बाय लाइन हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट भी करता है और उसी वक्त इनपुट भी प्रोसेस करता जाता है। दैट इज व्हाई इंटरप्रेटर इज ऑनलाइन प्रोसेस। एग्जीक्यूशन बाय इंटरप्रेटर इज फास्ट बट आउटपुट जनरेशन इज स्लो। वही हमने देखा, एरर डायग्नोसिस कंपाइलर में स्लो होती है, इंटरप्रेटर में फास्ट होती है। एग्जीक्यूशन कंपाइलर में स्लो होता है, इंटरप्रेटर में फास्ट होता है। आउटपुट जनरेशन इंटरप्रेटर में स्लो होता है, कंपाइलर में फास्ट होता है। मेन मेमोरी में जगह लेता है आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर मेन मेमोरी में जगह नहीं लेता है। ठीक है, अब तो ये आ गई। अब जावा की बात करें तो जावा इज बोथ, जावा is both interpreter and compiler। तो जो हमारी जावा है वो दोनों ही है, इंटरप्रेटर भी है और कंपाइलर भी है। ठीक है, अब बचा है आपका असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबलर आपका असेंबली लेवल कोड लेगा और उससे मशीन कोड बना देगा जिसको हम बोलते हैं रीलोकेटेबल कोड। अब उसको रीलोकेटेबल कोड क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का एक रीजन है, वो ये है कि हम उसको रीलोकेट कर सकते हैं मेमोरी में से। क्यों? क्योंकि आपका मेन मेमोरी में होना चाहिए हर एक कोड। ठीक है, जब भी हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं मेन मेमोरी में होना चाहिए, तो जो भी असेंबली लेवल कोड होता है वो आपको सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में लाना पड़ता है। इस चक्कर में उसको हम रीलोकेटेबल कोड भी बोलते हैं। तो ये रहा हमारा असेंबलर। अब देखो असेंबलर क्या करता है, असेंबलर लेगा हमारा असेंबली लैंग्वेज कोड, असेंबली लैंग्वेज कोड, और हमें दे देगा रीलोकेटेबल मशीन कोड। ठीक है, तो असेंबलर हमारा असेंबली लैंग्वेज कोड लेता है, हमको दे देता है रीलोकेटेबल मशीन कोड। अब क्या होगा, जो भी हमारा रीलोकेटेबल मशीन कोड होगा हम इसको सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में लेके आराम से आ सकते हैं, और ये जो रीलोकेटेबल कोड होता है इसको हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। असेंबलर टेक्स असेंबली लैंग्वेज एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस रीलोकेटेबल मशीन कोड एज आउटपुट। तो असेंबली लैंग्वेज कोड उसने इनपुट के तौर पर लिया और रीलोकेटेबल मशीन कोड उसने आउटपुट के फॉर्म में दिया है, which has to be loaded in the main memory which is ready for execution। तो ये कोड हमारा कहाँ जाता है, मेन मेमोरी में जाता है, जो कि रेडी होता है हमारे एग्जीक्यूशन के लिए। असेंबलर इज अ कंपाइलर और असेंबली लैंग्वेज। जो ये असेंबलर है ये हमारी असेंबली लैंग्वेज का कंपाइलर बोला जाता है। ठीक है, assembler is a compiler of assembly language। assembly language uses opcode for instruction। opcode give the information about the particular instruction। तो assembly language हमारी opcode यूज करती है, जैसे कि ये add r0 r1, तो ये सब assembly language कोड है और ये जो होते हैं इसको हम opcode बोलते हैं। ठीक है, the symbolic representation of opcode is called mnemonics। तो निमोनिक्स बोलते हैं, निमोनिक्स। ठीक है, जो ये होता है द असेंबली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपकोड इज कॉल्ड निमोनिक्स। और इन्हीं ये जो मैंने आपको ऑपकोड बताया इसको हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द पासेस, based on number of passes used to convert into machine code assembler is of two type। तो कितने पास लग रहे हैं हमको एक कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, उस बेसिस पे हम लोगों ने असेंबलर को दो असेंबलर में बांट दिया। एक होता है वन पास असेंबलर, एक होता है मल्टी पास असेंबलर। वन पास असेंबलर क्या करता है, एक ही बारी में पूरा कोड को
कंपाइल कर देता है, या फिर बोल दो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज कोड में बदल देता है। One pass assembler, the assembler performs the whole conversion of assembly language to machine code in one go. एक ही बारी में पूरा असेंबली लैंग्वेज का कोड आपका मशीन कोड में बदल जाता है। वहीं अगर हम मल्टी पास असेंबलर की बात करें, दिस असेंबलर फर्स्ट प्रोसेस द असेंबली कोड एंड स्टोर्स द वैल्यू इन ऑपकोड टेबल एंड सिंबल टेबल। तो पहली बार क्या करेगा, ये इसको प्रोसेस करेगा और जितनी भी ऑपकोड वैल्यूज होंगी उसको ऑपकोड टेबल में और सिंबल टेबल में स्टोर कर देगा। जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सब आपके सिंबल टेबल में स्टोर हो जाएंगे। एंड देन इन सेकंड स्टेप दे कन्वर्ट और जनरेट मशीन कोड यूजिंग दीज वैल्यूज। तो दूसरे स्टेप में उन वैल्यूज की मदद से हम लोग इस कोड को जनरेट करेंगे इनटू मशीन कोड। ठीक है, अब आता है यहाँ पे सवाल कि ऑपकोड टेबल क्या है, सिंबल टेबल क्या है। तो हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन उस पर करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा असेंबली लैंग्वेज, सॉरी असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जो कि हमारे बेसिक्स ऑफ कंपाइलर में आते हैं। इसके बाद हम लोग सिंबल टेबल और ऑपकोड टेबल के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए। ये आज का पहला लेक्चर था कंपाइलर डिजाइन का, जहाँ पे हमने बेसिक्स ऑफ कंपाइलर डिजाइन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।